Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 दिसंबर 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यहाँ पर पहुँच चुके हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और जैसा हम लोग टारगेट रखते थे वो टारगेट बदल दिया गया। आज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि इस वीडियो पर आप लोग 2K प्लस से ज़्यादा लाइक्स पहुँचाओगे। तो 2000 से ज़्यादा लाइक्स अगर आप लोग करते हो तो वीडियो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा प्लस और भी बहुत सारे लोगों तक यहाँ पर वीडियो रीच होगा। और जैसे आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ क्विज का डिस्कशन करते हैं। मतलब कि आपको वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये क्विज शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया हूँ, इन चीज़ों के रिगार्डिंग मुझे ये नॉलेज हो चुकी है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, 11 दिसंबर की क्विज प्रैक्टिस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि कल 12 दिसंबर था, कल संडे था और संडे में हमने ऑलरेडी वीकली कंपाइलेशन को कवर किया था। तो जो सैटरडे की क्विज प्रैक्टिस थी इनकी आंसर कीज को नहीं कवर कर पाए थे, तो अब इनकी आंसर कीज को भी हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग मैच कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे और कितने गलत किए थे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो डिफॉल्ट बेल है इसके बारे में सीआरपीसी के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है, तो वो सेक्शन है सेक्शन 167 क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो वर्ड साइक्लोन है ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस से निकलकर आया है। साइक्लोस का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग होता है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, मतलब जो सांप ऐसे करके गोल करके यहाँ पर इस कॉइल्स बना लेता है ना, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो एनडीपीएस एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इसके अंदर अगर मान लो किसी को चार्ज किया गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कितने दिन का पीरियड दिया जाता है, तो यहाँ पर 180 डेज का पीरियड होता है। इसको एक्सटेंड करके 1 साल तक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक मेंशन किए गए हैं, तो आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक साइक्लोन आया था रिसेंटली जावाद, इसका जो जावाद नाम है ये कौन सी कंट्री ने दिया था, तो वो है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिसेंटली CCARI ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड सॉइल डे, ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया था, तो 5 दिसंबर 2021 को ये सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आई होप आप लोगों ने इन सभी के आंसर्स बिल्कुल सही दिए होंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है हमारा GS पेपर 3 के अंदर। पहला आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पर आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ नई सी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जितनी भी बातें होंगी, जितने भी स्टैटिक पार्ट होगा, करंट इशू होगा, सब कुछ मैं यहाँ पर कवर करवा के दूंगा। चाहो तो आप लोग नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना। अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। PDF डाउनलोड कर लेना, जब भी आपको टाइम मिले तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना, जैसा मैं हर रोज़ बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये 2 नदियों को मिलाने के बारे में चर्चा कर रहा है। एक नदी है केन और दूसरी नदी है बेतवा, दोनों को हम लोग मर्ज कर देंगे। जब दोनों को मिला देंगे तो इससे जो पावर है वो दुगनी हो जाएगी, प्लस इसका यूज़ हम लोग और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। वो कैसे होगा आगे मैं समझाऊंगा। पहले तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस प्रोजेक्ट को। बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही थी, भाई इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ फाइनली इसको अप्रूवल दिया गया। अब यहाँ पर फंडिंग दी जाएगी और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूं। ये पहला प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि NPP के अंडर में है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर में है। यहाँ पर क्या होगा, केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ेंगे एक कैनाल के माध्यम से, एक लिंक कैनाल बनाया जाएगा। आप कह सकते हो, अगर हम समझने के लिए देखें तो मान लो यहाँ पर एक केन नदी है, इधर बेतवा नदी है, इन दोनों को एक नाले के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा और ये जो एक कैनाल होगा लगभग ये 221 किलोमीटर्स का लंबा कैनाल होने वाला है। और इसमें यहाँ पर एक टनल भी बनाया जाएगा, लगभग 2 किलोमीटर का लंबा यहाँ पर टनल भी देखने को मिलेगा बीच में। ओके, अभी मैं आपको मैप में भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा।
अब पहले हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ों को क्लियर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो केन और बेतवा रिवर्स के बारे में आपको 2-4 बातें जाननी होंगी। सबसे पहले केन और जो बेतवा रिवर्स हैं, ये दोनों नदियां ओरिजिनेट होती हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदी हैं यमुना की। मतलब अब ट्रिब्यूटरीज हैं तो कहीं ना कहीं यमुना नदी में जाकर ये नदियां मिलती होंगी। बिल्कुल, अब कहां पर मिलती हैं मैं आपको बता देता हूं। जो केन नदी है वो यमुना में मिलती है यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो बेतवा नदी है वो कहां पे मिलती है, यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि बेतवा नदी के ऊपर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजगढ़ हो गया, परिचय हो गया और मततिला हो गया। तो अलग अलग डैम्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, जो केन रिवर है ये पास होती है पन्ना टाइगर रिजर्व से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नदी यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व से निकलती है। कौन सी नदी? केन नदी। ये भी पूछा जा सकता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, पन्ना टाइगर रिजर्व भारत में कहां पर स्थित है ये बताना, प्लस भारत के अंदर टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं आज के टाइम पर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग पिक्चर्स के थ्रू कुछ चीज़ों को समझेंगे। ऊपर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा उत्तर प्रदेश, नीचे आपको नजर आ रहा होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाली नदी है, ये हो गया बेतवा रिवर। इसके ऊपर यहाँ पर आप लोग को नदी, ये एक तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा होगा इधर की साइड केन रिवर, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये केन रिवर। दोनों नदियाँ हो गई। अब दोनों को कैसे जोड़ेंगे? एक कैनाल के माध्यम से जोड़ेंगे। तो लिंक कैनाल यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा, इस प्रकार से लिंक कैनाल जा रहा है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर आपको पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा इस वाले एरिया में। ठीक है, ये आपको पन्ना टाइगर रिजर्व भी नजर आ रहा होगा। इसको याद रखना पन्ना टाइगर रिजर्व को, क्योंकि ये अभी आगे भी चर्चा में आने वाला है। अब इसके बैकग्राउंड को हम लोग कवर करेंगे। देखो यहाँ पर केन और बेतवा नदी को लिंक करने का जो चर्चा हो रही है ये बहुत लंबे समय से हो रही है। लगभग 2005 से ही हम लोग यहाँ पर लगातार इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक ट्राइपरटाइट मेमोरेंडम हुआ, मतलब कि हमारी केंद्र सरकार प्लस मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों के बीच में काफ़ी डिस्कशन हुआ। इन्होंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी साइन कर लिया था। फिर 2008 के अंदर हमारी सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल प्रोजेक्ट, कि भाई अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होगा और ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बनेगा। प्राइम मिनिस्टर का पैकेज यहाँ पर इसके अंडर में लेकर आया गया और उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर जो बुंदेलखंड का रीजन है, खासकर यहाँ पर काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है, उसको बहुत मदद मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। कैसे मदद मिलेगी आगे मैं आपको वो भी समझाने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करो। फिर क्या है, अभी साल 2021 के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट को भी साइन कर लिया गया है। अब क्या होगा, यहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और इन दोनों राज्यों के बीच में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में हो चुका है। अब क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार काम होना शुरू हो जाएगा। अब इसको काम जो शुरू होगा, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इसके ऊपर कोई एजेंसी होगी। बिल्कुल, तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो इसके लिए एक स्पेशल सी बॉडी बनाई गई है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। ठीक है, अब यहां पर स्पेशल पर्पस व्हीकल कौन बनाएगा? तो इसके ऊपर भी एक बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं नीरा, जिसके बारे में रिसेंटली चर्चा हुई थी। नीरा की फुल फॉर्म है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। तो ये यहाँ पर एक बॉडी बनाएगी स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि यहाँ पर इस पूरे केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा। आई होप आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग फेसेस बताए गए हैं। फेज 1 और फेज 2, दो फेसेस में हम लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। फेज 1 के अंदर एक दौधन डैम कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा, प्लस यहाँ पर लिंक कैनाल भी होगा। फेज 2 के अंदर यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे जो लोअर और डैम देखने को मिलेगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो कोटा बैरेज है वो भी देखने को मिलेगा। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो हमने देखा ये बेतवा रिवर हो गया, इधर केन रिवर हो गया, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पाओगे ये लिंक हो गया, इसकी मदद से दोनों रिवर्स को कनेक्ट करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, दौधम डैम, ये जो फर्स्ट फेस है इसके अंदर ये डैम देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसी पर लिंक कैनाल बोला गया, तो ये कैनाल भी देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज़ें फेज 1 में रखी गई हैं। फेज 2 के अंदर यहाँ पर ये वाला डैम है, लोअर और डैम। उसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला डैम ये है कोटा बैराज प्रोजेक्ट, ये आप देख पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर फेज 2 के अंदर आती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को आगे डेवलप करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात, इसका फायदा क्या होगा? देखो, इसका फायदा बहुत ज़्यादा होगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों को ही फायदा देखने को मिलेगा। देखो, बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पर पानी की कमी होती है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक नदी में ज़्यादा पानी है, दूसरी नदी में कम पानी है, तो ज़्यादा पानी में से जो उसका सरप्लस वाटर है उसको वहां से ट्रांसफर कर देंगे जहां पर पानी कम है। वहां पे ट्रांसफर कर देंगे तो उससे क्या होगा, काफी हद तक फायदा मिलेगा जहां पर पानी कम है, क्योंकि जहां पर पानी ऑलरेडी कम था वहां पे सूखा पड़ा था, एग्रीकल्चर एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं करवाई जा रही थी। तो अब यहां पर पानी पहुंचेगा वहां पर, तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ।
ठीक है। तो इसका क्या फायदा होने वाला है हमने ये समझा। प्लस उसके बाद इरिगेशन बढ़ेगा, मतलब जहां पर पानी की कमी थी अब वहां पे पानी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सरप्लस वाटर खींच के लाएंगे तो पानी आ जाएगा वहां से। तो क्या होगा, वहां पर इरिगेशन जो सिंचाई है वो बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बढ़ेगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। लेकिन फायदे ही नहीं है बस, इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, जब हम इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग को पन्ना टाइगर रिजर्व को सबमर्ज करना पड़ेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया इसी प्रोजेक्ट के अंडर में आ जाएगा। जो दौदम डैम है यहाँ पर ये भी इन्वॉल्व किया गया है, जैसे मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। अब क्या होगा, यहाँ पर इस एरिया का बहुत सारा, मतलब इस टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया इसी प्रोजेक्ट के अंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, लेकिन यहाँ पर इस दिक्कत का भी सोल्यूशन निकाला गया है। सोल्यूशन क्या निकाला गया है कि यहाँ पर 3 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसके आसपास देखने को मिलेंगी। कौन सी, नौरादेही, रानी दुर्गावती ऑफ एमपी, रानीपुर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको मिला देंगे किसके साथ, पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन इसका ये निकाल लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे क्लियरेंसेस की जरूरत पड़ती है। हम लोग को यहाँ से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, यहाँ से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर भी है, तो बहुत सारे क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहला तो क्लियरेंस होगा टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस। ये जो क्लियरेंस है ये सेंट्रल वाटर कमीशन देगा। उसके बाद दूसरा क्लियरेंस होने वाला है फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये देगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट होगा रीसेटलमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्लान फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अभी जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे तो बीच में बहुत सारे एरियाज होंगे जहाँ पे जो ट्राइबल पीपल रह रहे होंगे, उन ट्राइबल पीपल को हटाना पड़ेगा, उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके रिसेटलमेंट के लिए भी हम लोग को यहाँ पर एक क्लियरेंस लेना पड़ेगा, और वो जो रिसेटलमेंट का क्लियरेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हमें देगा। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ है। नाउ अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, जो रिवर्स को जोड़ने की बात, रिवर्स को इंटरलिंकिंग करने की बात, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये कोई नई चर्चा नहीं हो रही है, ये बहुत पुरानी चर्चा है, ठीक है। ये बेसिकली एक कॉलोनियल आइडिया है। पता है, इसकी शुरुआत यहाँ पर अंग्रेजों ने कर दी थी। ब्रिटिश राज में एक पर्सन थे जिनका नाम है सर आर्थर कॉटन, इन्होंने यहाँ पर शुरुआत करी थी। आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। तो ये इनका पिक्चर है। सर आर्थर कॉटन यहाँ पर ब्रिटिश जनरल थे और इन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया। एक इरीगेशन इंजीनियर थे बेसिकली, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इरीगेशन के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार से कैनाल्स या फिर हम लोग रिवर को मिला सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। और सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है, इन्होंने बोला था गंगा और कावेरी रिवर को हम लोग इंटरलिंक करेंगे, इन्होंने यहाँ पर ये सजेशन दिया था, ठीक है। प्लस ब्रिटिशर्स के अंदर में इसी प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जैसे पेरियार प्रोजेक्ट चलाया गया जहाँ पर अलग अलग नदियों को इंटरलिंक किया गया है, ठीक है। कुछ और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप देख पाओगे, सभी के नाम मैंने मेंशन कर दिए, पीडीएफ में आप लोग इसको देख लेना, ज़्यादा मैं यहाँ पर इसको रीड नहीं कर पाऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर इसको समझा। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और भी काम चल रहा है, तो उनका भी मैप आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। तो ये है हमारा महान भारत। यहाँ पर आप देख पाओगे सारे प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। हिमालय वाले रीजन के अंदर जो हिमालयन कंपोनेंट है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियों को मिलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। उसका पेनिनसुलर कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से रीजन को मिलाया जा रहा है, ठीक है, कौन कौन सी नदियों को मिलाया जा रहा है। तो पेनिनसुलर रीजन के अंदर ही यहाँ पर केन बेतवा आता है, तो केन बेतवा का नाम भी यहाँ पर इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर केन नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, इनको भी इंटरलिंक किया जा रहा है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। यही सेम मैप मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जहाँ पर भी आपको क्लियर चीज़ें दिखती हैं आप उसको ले सकते हो और अपने पास रिवाइज करने के लिए उसको सेव करके रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी आती है जीएस पेपर 2 के अंदर। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे चर्चा की गई है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया के बारे में। भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी है, प्लस इसका क्या सोल्यूशन है, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आर्टिकल अगेन इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और मैंने जैसा बोला है कि मैं सारे सोर्सेस आप लोग को दिखाता रहूँगा। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग की जान गई है। अभी हम लोग देखें तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्म किया है एक रिटन रिप्लाई में टू द लोकसभा, क्या कि यहाँ पर भाई जो रोड एक्सीडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं भारत के अंदर, इसके बारे में सारी चर्चा की गई है। अब क्या हुआ, जो मिनिस्टर है इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्म भी किया है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। उन गाइडलाइंस की मदद से क्या होगा, हम लोग रोड सेफ्टी के ऊपर काम करेंगे, बहुत सारे जो सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं उनको एंगेज करेंगे ताकि हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को कम से कम कर सकें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आप लोग के लिए। आप जैसे यहाँ पर यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हो ज्वाइन बटन दबाकर, ठीक है, ज्वाइन बटन दबाने पर यहाँ पर कुछ पेमेंट कट होगा, यूट्यूब यहाँ पर पेमेंट कट करेगा।
बहुत मिनिमम सा, मतलब ये अमाउंट खुद की तरफ से डिसाइड क्या होता है, मेरे ख्याल से मिनिमम अमाउंट 59 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर इसको सपोर्ट कर सकते हो। और ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को करना ही करना है, यहाँ पर कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इस बेसिस पर यहाँ पर इसको कर सकते हो ज्वाइन बटन दबाकर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग रोड एक्सीडेंट्स पर, वापस आते हैं आर्टिकल पर। तो हमने देखा कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है सभी जगह पर। अब इसको लेकर कुछ डेटा है हमारे पास, जैसे कि रोड एक्सीडेंट की वजह से कितने लोग मारे गए, लगभग 47,984 पीपल यहाँ पर मारे गए हैं इस रोड एक्सीडेंट में, ठीक है, कहाँ पर, नेशनल हाईवेज पर। और ये जो डेटा है यहाँ पर ये 2020 का डेटा है। अगर हम 2019 का डेटा तो देखें तो 2019 में ये जो डेटा है ये बढ़ जाता है। 2019 में और ज़्यादा डेथ हुई थी, लगभग 53,872 डेथ हुई थी। तो यहाँ पर 2020 में कम कैसे हुआ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे पड़े थे, इसकी वजह से ये डेटा थोड़ा सा कम हो चुका है। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट्स के अगर हम लोग एक कंक्लूजन निकालें तो 1.3 मिलियन लोगों की डेथ होती है और 50 मिलियन लोग इंजर होते हैं हर साल दुनिया भर में। तो आप समझ सकते हो कितना ह्यूज डेटा ये दिया गया है। और इसमें से जो भारत का कंट्रीब्यूशन है टोटल 11% का कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि भारत भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। भारत में भी बहुत सारे लोगों की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। अब इसके पीछे का मेजर कॉज क्या है, मेजर कारण क्या है? देखो, जो मेजर कॉज है इसका ये अलग अलग है। रोड की कैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग की गई है, स्पीड हो गया, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, या फिर कोई यहाँ पर ड्रंक करके या ड्रिंक करके चला रहा है, ठीक है, या फिर उसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है, ड्रग्स ले रखे हैं, रॉन्ग साइड पर ड्राइव कर रहा है, ठीक है, रेड लाइट होने के बाद भी निकल गया है, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, और भी ऐसे अलग अलग केसेस निकल कर आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं और इन लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। देन उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, मान लो रोड एक्सीडेंट हुआ किसी व्यक्ति का, तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है, सोशली बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। डायरेक्ट क्या होगा, घर के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। अब मान लो यहाँ पर ये घर है, एक फैमिली है, एक फैमिली चल रही थी, यहाँ पर एक फैमिली के अंदर यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये कमाकर खिला रहा था पूरी फैमिली को। अब यहाँ पर ये ऑफिस जा रहा था, अब यहाँ पर कुछ इसने प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे, उसके बेसिस पर मान लो इसका एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो विक्टिम है, इसकी जो फैमिलीज है, ये जो फैमिली के लोग हैं, काफ़ी परेशान हो जाएंगे। फैमिली के ऊपर जो बर्डन है बेसिकली वो काफ़ी बढ़ जाएगा, है ना। ये हम लोग देख पाएंगे क्योंकि यही व्यक्ति अकेला कमाकर खिला रहा था पूरी फैमिली को, तो वो फैमिली काफ़ी परेशानी में आ जाएगी। इनफैक्ट हमने ये देखा है, अच्छे से अच्छी फैमिली पॉवर्टी की कंडीशन में आ जाती है, पॉवर्टी के साथ साथ डेट की कैटेगरी में आ जाती है, उधार लेना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। रोड एक्सीडेंट की वजह से जो पुअर फैमिलीज है उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जेंडर स्पेसिफिक इंपैक्ट पड़ता है। मतलब कि मान लो यहाँ पर इस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो उस फैमिली के अंदर विमेन है उसको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। विमेन के ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी बढ़ जाता है ना, विमेन के ऊपर बढ़ जाता है बर्डन, उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ उनको इन्हेंस करनी पड़ती हैं। और जो 50% विमेन हैं वो काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हुई हैं इस प्रकार के केस में, ये हमने देखा है। मतलब एक्सीडेंट होने के बाद लगभग 50% के आसपास जो विमेन है उनका काफ़ी बुरा यहाँ पर हाल हुआ है, वो काफ़ी हद तक सीवियरली अफेक्ट हुई हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव है। ये तो हमने डिस्कस किया रोड एक्सीडेंट के बारे में, क्या हमारे पास डेटा है, इसके पीछे के कारण क्या है वो भी डिस्कस किया हम लोगों ने, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी डिस्कस किया। नाउ अब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव है दुनिया भर में, प्लस भारत यहाँ पर आज के टाइम पर क्या क्या इनिशिएटिव उठा रहा है रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए। तो अब अगर हम दुनिया की बात करें तो यहाँ पर एक ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी 2015 आता है। अब जो ये डिक्लेरेशन है इसको साइन किया गया था सेकेंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस पर, यह ब्राजील के अंदर साइन किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत भी यहाँ पर इस डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है। और जो भी यहाँ पर कंट्रीज थी, इन कंट्रीज का मेन मकसद ये था कि हम लोग क्या कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 को अचीव कर सके। आपको मालूम होगा हमारे पास बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, लगभग 17 ये गोल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पोवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, इनके अंदर ना पता इनके सब टॉपिक्स भी दे रखे हैं, 3.1 3.2 करके टॉपिक्स भी दे रखे हैं। तो इस थर्ड वाले के अंदर 3.3 वाला जो पॉइंट है, 3.6 वाला जो पॉइंट है वो बात करता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सके, दुनिया भर में डेथ और इंजरीज को जो एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही है उनको कम से कम कर सकें। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था हम लोग कम करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो इनिशिएटिव को साइन किया गया था, और इस इनिशिएटिव का मेन मकसद यही है कि हम लोग क्या कर सके, रोड के एक्सीडेंट्स को कम कर सकें। उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव दुनिया भर में कौन सा है, वो है यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। इसका मतलब क्या है, देखो इसको हम लोग
हर साल सेलिब्रेट करते हैं, मतलब इसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर 2 साल में। और इसका जो 5th एडिशन है ये अभी हुआ था 6 से 12 मई 2019 में, और इसने यहाँ पर हाईलाइट किया था कि हम लोग को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग किस प्रकार से रोड की सेफ्टी को एनहांस कर सकते हैं, हम लोग को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है अगर रोड की सेफ्टी को बढ़ाना है, लोगों की जो जान जा रही है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से उनको कम करना है। तो उसके बाद उसी प्रकार से अगर हम बात करें दुनिया भर में एक और इनिशिएटिव आता है जिसका नाम है द इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर इसको भी रजिस्टर किया गया है। आप कह सकते हो यहाँ पर बेसिकली क्या करता है, ये चैरिटी देता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर चैरिटी प्रोवाइड करवाता है, चैरिटी डेडिकेट करता है लोगों को यहाँ पर उनकी जान बचाने के लिए, ठीक है। तो और प्लस उसके बाद यहाँ पर रोड्स को किस प्रकार से हम लोग सेव कर सकते हैं उसके लिए भी बहुत सारा पैसा वगैरह यहाँ पर ये बॉडी देती रहती है, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के अंदर क्या इनिशिएटिव है, भारत यहाँ पर किस प्रकार से लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो भारत के अंदर है मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब जो ये एक्ट है बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाता है। अगर कोई भी लोग ट्रैफिक का वोलेशन करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका वोलेशन करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। या उनका व्हीकल खराब है उसे चला रहे हैं तब भी, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो और भी बहुत सारे केसेस निकल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर व्हीकल्स को चला रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर उसके ऊपर ये एक्ट पेनल्टी लगाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये हम लोग को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि यहाँ पर लोगों को कंपलसरी कर रखा है कि वो लोग अपना इंश्योरेंस कवर करवाएं, ठीक है। अब इंश्योरेंस रहेगा तो उससे यहाँ पर कोई सर्टेन टाइप ऑफ एक्सीडेंट होता है तो उसके यहाँ पर उनको कुछ अमाउंट, कुछ कंपनसेशन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह भी बोला गया कि ये प्रोवाइड करवाता है एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को भी हम लोग को देता है, और इसको क्रिएट किया जाएगा, एक तरीके से क्रिएट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अ नोटिफिकेशन। इसमें क्या होगा, हम लोग वापस से जो बोर्ड है इसका भी मेन मकसद यही रहेगा कि हम लोग रोड की सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पर इसका मेन काम ये भी है, ये क्या करेगा, ये जो गुड सैमरिटन है उनको प्रोटेक्शन देगा। इसका मतलब क्या है कि देखो ऐसा भी होता है ना, जब किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और बाई चांस यहाँ पर देखो, मैं बाई चांस ही बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर उसकी मदद कर दी जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है। मदद करने के बाद क्या होता है, जब पुलिस वगैरह आती है तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने मदद करी है उसी से बहुत सारी क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है। तो यहाँ पर इसी डर के मारे ना लोग यहाँ पर किसी की मदद करते नहीं है जब भी किसी का रोड एक्सीडेंट होता है। तो ऐसा यहाँ पर अब बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा देखे तो बिल्कुल यहाँ पर मदद ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल मदद करनी है, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में दौरान यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को हर एक की मदद करनी है जिसका भी रोड एक्सीडेंट होता है। तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और हमारे पास इनिशिएटिव है जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998। अब यहाँ पर ये जो एक्ट है बेसिकली ये हम लोग को क्या देगा, ये हम लोग को यहाँ पर बेसिकली मदद करेगा कि जो हमारे नेशनल हाईवेज है उनकी मेंटेनेंस कैसे की जा सकती है, उनको मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग किस प्रकार से जो एक्सीडेंट्स हैं इन नेशनल हाईवेज पर उनको कैसे कम कर सकते हैं, लूप होल्स को देखें कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन एरियाज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उन एरियाज़ पर क्या चेंजेस करने होंगे, जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही है इनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आई होप आपको आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये हमारा जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल होने वाला है। सी राजा गोपालाचारी जी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, सी राजा गोपालाचारी के बारे में यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। मतलब अभी यहाँ पर मतलब ज़िंदगी भर में कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इनके रिगार्डिंग तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ज़िंदगी भर आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी हर साल मतलब नंबरिंग चेंज होता रहेगा तो उसी को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो इनफ है। कोई भी क्वेश्चन इनके बारे में आएगा कोई भी किसी भी एग्जाम में तो उसको आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। द हिंदू का यहाँ पे आर्टिकल है। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है, जो सी राजा गोपालाचारी जी हैं अभी इनको रिमेंबर किया गया, इनको याद किया गया इनकी 143 बर्थ एनिवर्सरी पर। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, इनकी बस बर्थ एनिवर्सरी चेंज होती रहेगी हर साल, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो यहाँ पर सेम ही रहने वाली है, ठीक है। इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, प्लस और भी बहुत सारी जगह पर इन्होंने अपना रोल निभाया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। अब यहाँ पर इनको हम लोग राजा जी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 में। प्लस उसके बाद इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई करी प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास, जो कि आज के टाइम पर चेन्नई है, वहाँ से, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी सालेम के अंदर, यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट करी सन 1900 में। फिर 1916 में यहाँ पर इन्होंने एक तमिल साइंटिफिक टर्म सोसाइटी को बनाया, जहाँ पर ये कुछ जो साइंटिफिक टर्म्स होते थे ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के, उनको ये सिंपल तमिल वर्ड्स में कन्वर्ट करते थे, ताकि जहाँ पर जो लोग तमिल समझते थे उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिले।
उसके बाद ये एक चेयरपर्सन बने म्यूनिसिपैलिटी ऑफ सालेम के 1917 में। उसके बाद वहाँ पर इन्होंने 2 साल तक सर्व किया। देन 1955 में इनको ऑनर किया गया, इनको सम्मानित किया गया इंडिया के एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से। देन उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 25 दिसंबर 1972 में। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को जानना होगा। सबसे पहली बात, इनके पॉलिटिकल करियर को हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो देश के आज़ादी से पहले इनका क्या रोल था। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में सबसे पहली बात, इन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और वहाँ पर एक लीगल एडवाइजर के तौर पर ये यहाँ पर काम कर रहे थे, एक एडवाइजिंग देते थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डिफेंड किया किसको, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था पी वरदराजुलु नायडू, ठीक है। इनको प्रोटेक्शन दिया क्योंकि इनके ऊपर क्या हुआ था, सेडिशन के चार्जेस लग चुके थे, देशद्रोह के चार्जेस लग चुके थे, लेकिन यहाँ पर राजा गोपालाचारी जी ने यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन दिया। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो राजा जी हैं इनको इलेक्ट किया गया एज अ फर्स्ट प्रीमियर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी 1937 में। उसके बाद 1939 में यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप उठाया जहाँ पर जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। जो कास्ट को लेकर भेदभाव देखने को मिलता था, जाति को लेकर भेदभाव देखने को मिलता था, उसको कम किया। मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन को इशू किया क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टेम्पल्स के अंदर दलित्स को नहीं जाने देता था, जाने नहीं दिया जा रहा था, तो उसको भी यहाँ पर इन्होंने अलाउ किया। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर राजा गोपालाचारी जी के थ्रू करी गई। उसके बाद पार्टीशन के टाइम पर आपको मालूम होगा यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है, पार्टीशन के टाइम पर ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बने। फिर उसके बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जब नहीं थे, लॉर्ड माउंटबेटन के अब्सेंस में क्या हुआ, जो लास्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय थे यहाँ पर, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि, तो इस बेसिस पर जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे वो थे राजा गोपालाचारी जी। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, तो आप कह सकते हो पहले गवर्नर जनरल यहाँ पर 1947 में राजा गोपालाचारी जी ही बने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये भी बोला गया कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनके बाद यहाँ पर कोई गवर्नर जनरल नहीं बना। अब यहाँ पर इनका ये तो हमने देखा प्री इंडिपेंडेंस का टाइम का, ठीक है, आज़ादी से पहले का। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इनका क्या रोल रहा है। तो इसी वजह से व्यक्ति इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा रोल रहा है हमेशा से ही। उसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राजा जी हैं इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो आज़ादी के बाद इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था मद्रास का लगभग 1952 में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने टेन्योर में, जब ये चीफ मिनिस्टर थे मद्रास के, इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, बहुत सारे बदलाव लेकर आए सोसाइटी के अंदर। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, हिंदी को यहाँ पर एक कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया तमिल स्कूल्स के अंदर, और इसी की वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि हिंदी को इतना ज़्यादा महत्व मिल चुका है, और इन्हीं प्रोटेस्ट के कारण यहाँ पर इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था अपने सीएम के पद से। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक सोशल कंजर्वेटिव थे, यहाँ पर आप कह सकते हो फ्री मार्केट इकॉनमी को लेकर बात करते थे। प्लस उसके बाद ये चाहते थे कि वर्ना सिस्टम को वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो राजा गोपालाचारी जी थे, यहाँ पर ये होम अफेयर मिनिस्टर भी बने क्योंकि इनसे पहले सरदार पटेल साहब थे, ठीक है। क्या हुआ, जब उनकी डेथ हुई 1950 में, तो उसके बाद यहाँ पर राजा गोपालाचारी जी को होम अफेयर मिनिस्टर बनाया गया। देन उसके बाद 1959 में क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही रिजाइन कर दिया। फिर लास्ट में 1959 में इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी यहाँ पर बना ली थी, उसको खोज लिया था जिसका नाम थी स्वतंत्र पार्टी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वतंत्र पार्टी यहाँ पर किसने बनाई है, तो यहाँ पर सी राजा गोपालाचारी इनका नाम है। प्लस यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या रोल था ये भी आपको समझना है। जब यहाँ पर देश आज़ाद हो रहा था, बहुत सारे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे, तो यहाँ पर एक मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो राजा गोपालाचारी जी हैं ये महात्मा गांधी जी से मिले पहली बार 1990 में। अब कहाँ पर मिले, चेन्नई के अंदर, और यहाँ पर गोपालाचारी जी ने पार्टिसिपेट किया गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और क्या हुआ, गोपालाचारी जी को यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया था, जेल में डाला गया था लगभग 2 साल के लिए, वेलोर में 1920 में। जब ये रिलीज़ हुए तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने खुद का एक आश्रम ओपन किया, वहाँ पर जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे उनको प्रमोट किया, हिंदू मुस्लिम के अंदर एक एकता बनाई जा सके, हार्मोनी बनाई जा सके, उसके ऊपर काम किया। प्लस जो अनटचेबिलिटी है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी फोकस किया। फिर उसके बाद लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तमिल ट्रांसलेशन में रामायण बना दी थी, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर तमिल ट्रांसलेशन में इन्होंने रामायण बनाई जिसको बाद में पब्लिश किया गया एज अ चक्रवर्ती तिरुमगन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसी बुक की वजह से यहाँ पर इनको अवार्ड मिला। इस बुक ने बेसिकली अवार्ड जीता था जिसका नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड, और ये तमिल लैंग्वेज में यहाँ पर अवार्ड जीता गया था 1958 में, ओके। तो यहाँ पर ये मैंने सारी इनफ इन्फॉर्मेशन राजा गोपालाचारी जी के बारे में बता दी है, आप लोग इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर।
नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी आती है हमारी जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को जारी किया है और आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। तो वीडियो को मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर देना और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मैं करता हूँ कि लगभग 2000 से ज़्यादा लाइक्स आप लोग आज के इस वीडियो पर पहुँचाओगे। प्लस कॉमेंट भी आप लोग कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करने की कोशिश करो, जिससे कि यहाँ पर वीडियो आगे बढ़ता है। ओके तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने रिलीज कर दिया है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को। लगभग दिसंबर 2021 के महीने का ये रिपोर्ट जारी किया गया और यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई जितने भी रेट आए हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट का मेन काम है जो इन्फ्लेशन रेट होता है उसको देखना, प्लस उसके बाद रेपो रेट को देखना, रिवर्स रेपो रेट को देखना, और भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रेट्स हैं, आगे मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो इन रेट्स को बारे में यहाँ पर हर 2 महीने में यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है और फिर उसका डिस्कशन करती है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अभी फिर से सारे रेट अनचेंज है, मतलब कि किसी के अंदर भी बदलाव नहीं किया गया है, ये यहाँ पर बोला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग एकोमोडेटिव स्टांस को मेंटेन कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये है एकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है, ये भी आप लोगों को आगे जानने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी रेट्स हैं उन सबको अनचेंज रखा है, कोई भी बदलाव नहीं किया है, ठीक है। और आप कह सकते हो ये नवी बार है, नवी बार यहाँ पर ऐसा ही सारा कुछ मेंटेन है, मतलब हर बार ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। हम लोग सोचते हैं अब की बार यहाँ पर इन रेट के अंदर बदलाव आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। नवी बार सारे रेट ऐसे के ऐसे ही है। रेपो रेट 4% ही रखा गया है, पिछले 8 बार से लगातार 4% ही और अब की बार भी 4% हुआ है। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% ही है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी 4.25% ही है, ठीक है। तो ये अलग अलग रेट्स हैं जिसके बारे में ध्यान रखना। ये सब यहाँ पर रेट्स वो हैं जिनको बदला नहीं किया गया। अब यहाँ पर उसके साथ साथ इन्होंने जीडीपी की प्रोजेक्शन भी की है, ठीक है। जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी क्या होती है बेसिकली आप लोगों को मालूम होगा, ये होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसका फॉर्मूला होता है हमारी कंट्री के अंदर कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरकार कितना पैसा खर्च रही है, कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट हो रहा है, इन सब का डेटा निकालकर हम लोग कंट्री की टोटल जीडीपी बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रियल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है बेसिकली 2021-22 की, वहाँ पर आप कह सकते हो 9.5% तक यहाँ पर रिटेन करी है। तो ग्रोथ का यहाँ पर इन्होंने ये प्रोजेक्शन किया। इन्फ्लेशन की बात करें तो जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन 5.3% पर देखने को मिला है, ऐसा आरबीआई ने यहाँ पर प्रोजेक्शन डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन आखिरकार क्या, इन्फ्लेशन के बारे में जो सीपीआई है बेसिकली क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, मैं आपको समझा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। आगे हम लोगों ने इसके टर्म्स को ले रखा है। फिलहाल यहाँ पर एक टर्म आता है अकोमोडेटिव इंस्टांस। मैंने आपको बोला था अकोमोडेटिव इंस्टांस के बारे में समझेंगे। तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि सारी चीज़ें जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी, सारे रेट जैसे पहले थे वैसे ही बनते रहेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर सारे रेट को अनचेंज रखा गया, किसी के अंदर बदलाव नहीं किया गया। इससे यहाँ पर आरबीआई ने बोला कि जो हमारा अकोमोडेटिव स्टांस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है मींस अ सेंट्रल बैंक विल कट रेट्स टू इंजेक्ट मनी इनटू फाइनेंशियल सिस्टम व्हेनेवर नीडेड। क्या होता है, हमारी केंद्र सरकार को अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ाना है तो क्या करेंगे ये लोग, रेट्स को डाउन कर देंगे। जो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इसको डाउन हो जाएगा। ये जब ये डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा पैसा इकोनॉमी के अंदर रन होगा। और आप कह सकते हो इसी प्रकार से ये अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू रखा गया है जब तक हमारी इकोनॉमी रिकवर नहीं हो जाती। तो यही यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के थ्रू आया है। और इस रिपोर्ट को कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये बनता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है बेसिकली इसको पब्लिश करती है ये कमेटी, और कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। और ये जो कमेटी है ये एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। कौन से एक्ट के अंदर में आता है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कमेटी हमारे प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर काम करती है, हमारी ग्रोथ के ऊपर काम करती है, जो भी हमारे रेट्स होते हैं उनका डिस्कशन ये लेकर आती है। उसके बाद अब जैसे हमने समझा था रिवर्स रेपो रेट इन सब की यहाँ पर मतलब जो रेट है वो बताया गया, वो सब चेंज नहीं किया गया है। तो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पर की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पहला हम समझेंगे रेपो रेट। देखो यहाँ पर आपको मालूम होगा हमारे पास सेंट्रल बैंक है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स है। कमर्शियल बैंक्स के अंदर आप देख पाओगे एचडीएफसी, पीएनबी, यहाँ पर ये सारी बैंक्स हमारी आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, पैसा देगा, किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करवाएगा।
अब जब बैंक्स को पैसा दिया गया है तो इसके बदले में क्या लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट लेगा ना तो उसी रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, वो है दूसरा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ पर आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा करवाएगा, आरबीआई के पास मान लो पैसा ज़्यादा हो गया है, अब ये अपना पैसा जमा करवाएगा किसके पास, मतलब कमर्शियल बैंक के पास मान लो पैसा ज़्यादा हो चुका है, तो ये क्या करेगा, आरबीआई को अपना पैसा देगा और बदले में क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, बदले में ब्याज लेगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द रेपो रेट। उसके बाद एक दूसरा टर्म आता है जिसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये भी आप देख पाओगे इस प्रकार से, यहाँ पर ये भी एक रेट ही है। ये क्या होता है यहाँ पर, अब हमारा एक मान लो सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, इधर हमारा कमर्शियल बैंक्स हो गए। अब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक्स को अर्जेंटली पैसे की जरूरत है, भाई हमें रातों रात में पैसा चाहिए और हम लोग यहाँ पर कोई सिक्योरिटी देंगे नहीं, तो क्या होगा, बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला बिल्कुल पैसा लो आप लोग, बिल्कुल पैसा लो, लेकिन इसके बदले में इंटरेस्ट रेट है ना वो थोड़ा ज़्यादा करके देना है, जो ब्याज होगा वो थोड़ा ज़्यादा दोगे, आप इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा ले रहे हो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पर जो रेट है बेसिकली आप देख पाओगे तीनों रेट अलग अलग हैं। रेपो रेट सबसे आपको देखने में मिलेगा 4% के आसपास। रिवर्स रेपो रेट थोड़ा सा कम होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सरप्लस मनी को जमा कर रहा है कमर्शियल बैंक। उसके बाद जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्यों, यहाँ पर इमरजेंसी में पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट को चार्ज करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है 5.3% से। तो आखिरकार सीपीआई क्या होता है, सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो हमारे दाम, जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके दाम बढ़ जाना, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई होना। अब क्या होता है, महंगाई भी दो प्रकार से मेजर की जाती है, एक होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब कि देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, हम जब बल्क में चीज़ों को लेते हैं, जब बल्क में इकट्ठा थोक में सामान को खरीदा जाता है तो उस सामान के प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उसको मेजर करते हुए हम लोग कहते हैं उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी यहाँ पर अमाउंट जो प्राइस होता है बेसिकली उसको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन कौन से प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आप और मैं यूज़ कर रहे हैं, जो हमने कंज्यूमर्स यहाँ पर जो उन कमोडिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पर बेसिकली उन चीज़ों को मेजर करता है जो कि आप और मैं या फिर जो कंज्यूमर्स हम लोग जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है इसको रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी आती है जीएस पेपर 2 के अंदर। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल होने वाला है। यहाँ पर चर्चा की गई है रिवाइज्ड कोल स्टॉकिंग नॉर्म्स के बारे में। अभी देखो कोयले की कमी पड़ चुकी थी, आपको मालूम होगा, है ना। अब क्या हुआ, कोयले की कमी ना पड़े इस वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ चुके हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो क्या हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल अगेन इंडियन एक्सप्रेस का है। तो क्या हुआ, रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए ने रिवाइज कर दिया है कोल स्टॉकिंग के नॉर्म्स। मतलब आपको कोयला जो स्टॉक करके रखते थे, पहले रूल्स और रेगुलेशंस कुछ और थे, अब उनके अंदर बदलाव कर दिया गया है। अब कुछ नए रूल्स आ चुके हैं। इन रूल्स के हिसाब से हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोयले को इकट्ठा करके रखना पड़ेगा ताकि कोयले की कमी इन फ्यूचर ना हो जैसे अभी रिसेंटली हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा अक्टूबर के महीने की चर्चा कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया था। अक्टूबर 2021 के अंदर जो इंडिया का थर्मल पावर प्लांट है, इन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से कोल का शॉर्टेज फेस किया। ठीक है, कोयले की कमी पड़ चुकी, अकाल पड़ चुका था पूरी तरह से, और कोल के जो स्टॉक है बिल्कुल खत्म हो चुके थे, कोयला भंडारों में बिल्कुल खत्म हो चुका था। न्यूज़ आ रही थी बस 4 दिन का कोयला बचा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। एक तरीके से आप कह सकते हो दिवाली के आसपास की बात है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर यह बोला गया कि अब यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग को फोकस ये रखना था कि हम कोयले का जो स्टॉकिंग है उसके ऊपर कुछ ऐसा काम करें कि कोयले की कमी इन फ्यूचर कभी ना पड़े। ये हमारा मेन मकसद था। ठीक है, और जो ये अभी रिसेंटली क्राइसिस पड़ा था ना कोल का, ये भारत के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस था। इससे पहले यहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसा क्राइसिस नहीं हुआ है जिस प्रकार से हमने ये वाला क्राइसिस देखा कि लगातार कोयले का जो एक तरीके से स्टॉकिंग थी वो खत्म हो गई। अब कोयले के बारे में 2-4 बातें जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर मिनरल्स करके यहाँ पर एक टॉपिक देखने को मिलता है। तो जो कोयला है बेसिकली सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इसको हम लोग एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आयरन, स्टील, हर जगह पर कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयले को जलाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली बन रही है वो ज़्यादातर कोयले से को जलाकर बन रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर
अब अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला यहाँ पर हमें दफनावा मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, कोयले की खुदाई करते हैं, जो माइनिंग कहते हैं ना, खुदाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर कोयले को निकालते हैं, तो हमें दफनावा मिलता है। इस वजह से यहाँ पर कोयले को बोला जाता है बरीड सनशाइन, ठीक है। और आज के टाइम पर दुनिया भर में कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन होता है? अगर हम लोग इनडायरेक्टली बात करें तो कोल प्रोड्यूसर में टॉप की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो वहां पर आता है चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया। यहाँ पर ये टॉप प्रोड्यूसर हैं कोयले के। अब उसके बाद एक चीज़ और है, अगर हम बात करें कोयले की, तो यहाँ पर कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज भारत के अंदर कौन कौन से हैं? तो भारत के अंदर आप देख पाओगे रानीगंज हुआ, झारिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग एरियाज है, यहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और कोयले को हम लोग 4 रैंक्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो 4 रैंक्स कौन कौन सी हैं, वो अलग अलग है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के आपको रैंक्स देखने को मिलती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कोयला बेहतर कौन सा होगा? देखो, बेहतर वही होगा जिसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एनर्जी देगा, हालांकि पोल्यूशन भी ज़्यादा करेगा, लेकिन वही बेहतर होगा जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास कोयले को रखने के पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे, प्रीवियस नॉर्म्स क्या थे। तो प्रीवियस नॉर्म में आप देख पाओगे क्या था, पहले मैंडेटेड ये था कि मान लो आपके पास कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए आपको कोयला चाहिए भरपूर में जलाने के लिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर पहले मैंडेटेड ये था कि जो एक तरीके से कोई भी यहाँ पर प्लांट है वहाँ पर उसके आसपास लगभग 15 से लेकर 30 दिन का कोयले का स्टॉक होना चाहिए। 15 से लेकर 30 दिन का कोयले का स्टॉक तो उसके पास होना ही होना चाहिए, ये बोला गया था, ठीक है। और आप कह सकते हो कि जो भी प्लांट कोयले की खान के पास में है वो एक तरीके से कम दिन का स्टॉक रख सकता है, ठीक है। मतलब जो सिंपल सा मतलब यही है कि मान लो कोई भी कोयले का प्लांट है जहां पर एक तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं और इसके पास में ही कोयले की खुदाई होती है, कोयले की माइनिंग की जाती है। अगर वो थोड़ा सा पास में ही माइनिंग का सिचुएशन देखने को मिलेगा तो उस बेसिस पर हम लोग को क्या चाहिए, उस वजह से हम लोग को कोयले की जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी हम लोग को कम दिन के लिए हम लोग को चाहिए होगा, ठीक है। तो 15 दिन का हम लोग को कोल स्टॉक चाहिए होगा जब आपके पास मतलब पास में ही कोयले की माइन हो, ठीक है। और इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा जब आपसे थोड़ा सा दूर हो। मान लो जो कोयले की माइन है वो 200 किलोमीटर दूर है किसी प्लांट से, तो उसको कम से कम 20 दिन का कोयला अपने पास रखना होगा कि कभी मान लो किसी कारण की वजह से कोई यहाँ पर सिचुएशन खराब हुई तो यहाँ पर आपके पास 20 दिन का कोयला तो है, 20 दिन में परेशानी डल जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर थोड़ा सा और दूर है कोयले की माइन तो वहां पर आपको पास 30 दिन का टाइम होता है कि आप 30 दिन का कोयला पहले से जमा करके रखना है आपको, कि अगर कोई परेशानी होती है तो 30 दिन का कोयला आपके पास पहले से ही है तो उसको स्टॉक करके रखना होता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ये पहले वाले नॉर्म्स थे, लेकिन अब इसको रिवाइज कर दिया गया है, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला चुके हैं। नए के अंदर क्या बताया गया, जो कोयले का स्टॉक है ये आपको 17 डेज का रखना है, मतलब मिनिमम 70 डेज का, पहले 15 दिन का इसको बढ़ा दिया गया और 17 डेज का वहां पर रखना है जहां पर आपका पिट हेड स्टेशन है। मतलब कि मान लो आपका यहां पर प्लांट है, अब यहां पर आप लोग कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन पास में बिल्कुल जरा सा पास में ही आपकी कोयले की माइन है, ठीक है। तो आपको तब भी 17 दिन का जो कोयले का स्टॉक है वो अपने पास रखना ही रखना होगा, ठीक है। जो पिट हेड स्टेशन है बेसिकली आपके पास में कोयले की माइन है वो बताया गया। प्लस मान लो यहां पर नॉन पिट हेड स्टेशन मतलब कि कोयले की माइन पास में नहीं है तो उसको कम से कम 26 दिन का, इसको भी बढ़ा दिया गया है, 26 दिन का स्टॉक अपने पास रखना ही होगा, ठीक है। नॉन पिट हेड प्लांट्स कौन से हो गए, जो एक तरीके से वो पावर प्लांट्स हो गए जहां पर कोयले की माइन जो है लगभग 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर होती है किसी प्लांट से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कोयले का स्टॉक थोड़ा सा बढ़ाकर रखना है, बेसिकली ये यहां पर बताया गया। अगले आर्टिकल पर आएंगे। आज का लास्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक का है। आर्टिकल बहुत जबरदस्त है, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे अर्थ के ब्लैक बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा ये आधा धरती के अंदर घुसा पड़ा है, तो ये क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, अर्थ को अपना ब्लैक बॉक्स मिल रहा है। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट और जो आर्टिस्ट है ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स को बना रहे हैं। और ये जो ब्लैक बॉक्स है हमारे अर्थ का होगा, हमारे प्लैनेट का एक ब्लैक बॉक्स होगा। पहली बात तो सर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने जैसे देखा होगा जैसे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जब एरोप्लेन्स वगैरह होता है तो उसमें भी ब्लैक बॉक्स होता है। अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा जो हमारे बिपिन रावत जी वाला केस हुआ था, ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रहे थे, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। कभी भी जो प्लेन क्रैश होता है, प्लेन जब क्रैश हुआ तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं। अब आप कहोगे तो ब्लैक कलर का है ही नहीं, ये तो ऑरेंज कलर का है। हाँ, अब ब्लैक बॉक्स रखा गया है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर ब्लैक बॉक्स क्यों रखा गया है। देखो बात यह है ना कि यहाँ पर जो ब्लैक बॉक्स है ये पहले ब्लैक कलर का हुआ करता था, ठीक है, और या फिर कभी आग लगती है कहीं पर तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो इस वजह से यहाँ पर इसका ब्लैक बॉक्स नाम रखा गया है। अब क्या है यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का क्यों रखा गया है, तो ऑरेंज कलर का इसलिए कि मान लो जंगल के अंदर प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ पर हम लोग को फटाफट दिख जाए, ठीक है, नदी के अंदर या समुद्र के अंदर प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ पर हम लोग को फटाफट ये दिख जाए, इस वजह से ऑरेंज कलर का ही रखा गया है।
तो ब्लैक बॉक्स ये क्या काम करता है, ये आपकी सारी रिकॉर्डिंग रखता है, ठीक है। जो कॉकपिट होता है, ये वाला जो एरिया होता है प्लेन का, यहाँ पर पायलट्स क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जब प्लेन क्रैश होगा तो डेफिनेटली पायलट्स के आपस में बातचीत चलेगी, तो सारा डेटा यहाँ पर इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये जो लोहे का ऊपर से ढांचा बना हुआ है ना, इसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो हार्ड डिस्क के अंदर सारी रिकॉर्डिंग रखी हुई होगी, ठीक है। और ये ढांचा अपने आप में बहुत मजबूत है, इसको इस प्रकार से बनाया गया है, ये सारी तरह सा मतलब सारी तरह की परेशानियों को झेल सकता है। चाहे आप इसको 1100 डिग्री सेल्सियस में लगातार 1 घंटे तक जलाते रहो तब भी ये नहीं पिघलेगा। तो हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। बहुत दूर से गिरे तब भी यहाँ पर इसको कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्लैक बॉक्स को डिजाइन किया जाता है। तो आई होप समझ गए। पहले तो आप ब्लैक बॉक्स यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक बॉक्स के अंदर सारा डेटा रखा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो नया वाला ब्लैक बॉक्स है, ये आप देख पाओगे, हम लोगों ने पृथ्वी के लिए इस प्रकार का ब्लैक बॉक्स बनाया। इसके अंदर एक हार्ड डिस्क होगी बड़ी सी। यहाँ पर पृथ्वी के जितना भी डेटा होगा उन सारे डेटा को यहाँ पर क्या करेगा, अपने पास स्टोर करेगा। अब साइंटिस्ट का कहना यह है 50, 60, 100 साल बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी नई जनरेशन होगी, ठीक है, वो नई जनरेशन यहाँ पर देख पाएगी कि हम लोगों ने क्या गलती करी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पर, करंट पॉपुलेशन है, वो खत्म हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा डेटा रखेगा। क्लाइमेट चेंज का डेटा हो गया, और भी अलग अलग डेटा यहाँ पर, सब कुछ डेटा यहाँ पर इसके अंदर स्टोर रहेगा। अब इसको आप देख पाओगे, जो साइज है कितना बड़ा है, ये एक बस की जितना साइड है, ठीक है। जो सिटी बस होती है ना, उसके जितना यहाँ पर इस ब्लैक बॉक्स का साइज देखने को मिलेगा। लेकिन इसको अंदर धंसा दिया जाए, आधा यहाँ पर आप देख पाओगे इसको जमीन के अंदर डाल दिया गया, इतना सिर्फ हिस्सा बाहर रहेगा, और इसके ऊपर भी आसपास सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग एनर्जी ले सकें और एनर्जी के माध्यम से इसको कनेक्टिविटी बढ़ाए रख सकें। इसको यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा, और उसके मदद से आप कर सकते हो। देखो, ये बाहर से स्टील का ढांचा है और ये बहुत मजबूत है कि इसके ऊपर मतलब कोई भी नुकसान ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक बॉक्स को इसलिए बना रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन भी दिया जा सके, आने वाले 50-60 साल में भी ये यहाँ पर एक बिल्कुल अच्छे से रहे, जो भी जनरेशन आने वाली होगी, ठीक है, वो आराम से यहाँ पर इसका डेटा निकाल सके। तो ये हमारा मकसद होता है। और अब सबसे बड़ी बात, इस ब्लैक बॉक्स को लगा कहाँ पे रहे हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर जो नीचे आइलैंड आपको दिख रहा होगा, तस्मानिया वाला आइलैंड, यहाँ पर लगा रहे हैं। अब आपको होगा यहीं पर क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे का भी कारण है, मैं अभी आपको उस पर भी आएंगे, उसको भी मैं बताऊंगा। तो ब्लैक बॉक्स क्या आपने समझ लिया। इस ब्लैक बॉक्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तस्मानिया के आइलैंड पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड है तस्मानिया, वहाँ पर एक तरीके से इसको बनाया जा रहा है। और इसके बाद क्या होगा, इसको बनाया जाएगा 3 इंच की थिक स्टील से। यहाँ पर 3 इंच की, आप सब मतलब इमेजिन कर सकते हो, 3 इंच की थिक स्टील से यहाँ पर इसको कवर किया जाएगा, सोलर पैनल से कवर किया जाएगा। और यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे प्लेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर फ्लाइट रिकॉर्डर होता है ना, जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, उसी प्रकार से काम करेगा। और एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स क्या होता है, मैंने अभी आपको उसके बारे में भी समझाया है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये स्टोरेज है, इस स्टोरेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप क्या हो सकते हो, ये जो अर्थ का ब्लैक बॉक्स होगा, इसको डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाएगा कि आने वाले 30 से 50 या फिर 100 साल भी होगा, तो हमने यहाँ पर क्या होगा, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर सारा रिकॉर्डिंग रखा होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो सिटी बस के बराबर है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। ये सारा डेटा स्टोर रखेगा, क्लाइमेट चेंज का, उसके बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल क्या है, टेम्परेचर कितना बड़ा था, ठीक है, मानव ने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, वो सब यहाँ पर इसके अंदर स्टोर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है अर्थ का ब्लैक बॉक्स। अब देखो, जो डेटा ये कलेक्ट करेगा वो 2 प्रकार के डेटा होगा। पहला डेटा तो होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो क्लाइमेट चेंज का रिलेटेड डेटा होगा, लैंड, सी, टेम्परेचर मेजरमेंट, जैसे कि स्पीशी हमारी जो प्रजातियां कैसे खत्म हो रही हैं, एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, ओशन के अंदर एसिड कितना बढ़ चुका है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करेगा, कितने धीरे धीरे यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, क्या क्या हमने गलतियाँ करी हैं, ये सब चीज़ें बताएगा, और आने वाली टाइम पर जनरेशन को ये सारी चीज़ें यहाँ पर देगा। प्लस उसके बाद जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हो गया, ट्रेंडिंग स्टोरीज हो गई, इन सब का डेटा भी अपने पास रखने वाला है, सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह सब कुछ अपने पास रखने वाला है, ठीक है। क्यों, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेट से इसको कनेक्ट किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर डेटा, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस तक यहाँ पर ये अपने पास स्टोर करके रखेगा कि कंट्री ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमने तस्मानिया को ही क्यों चूज़ किया है, ऑस्ट्रेलिया के इस आइलैंड को ही क्यों चूज़ किया गया है ब्लैक बॉक्स को लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो रीजन है अपने आप में सेफर रीजन है, खासकर जियोपॉलिटिकल पर्पस से देखें कि भाई अगर कोई वॉर वगैरह हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है आने वाले टाइम पर, तो भी यहाँ पर ये जगह बिल्कुल सेफ है, ठीक है, ऐसा बोला गया। प्लस उसके बाद यहाँ पर इसको अब कोई साइक्लोन, अर्थक्वेक आया तो उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग हम प्रोटेक्शन दे चुके हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोग इसको ऑलरेडी मजबूत बना चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको यहाँ पर तस्मानिया वाला रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसलिए लगाया जा रहा है ताकि यहाँ पर इसको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, कोई यहाँ पर इसको खतरा नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से ये जगह चूज़ करी गई है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। तो ये थे हमारे कुछ आर्टिकल, ज़बरदस्त तरीके से आपको क्लियर हो चुके होंगे। नाउ यहाँ पर हम लोग अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने अच्छे से वीडियो को सुना होगा तो आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ उसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो केन नदी है यह यमुना नदी से मिलती है यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, और बेतवा नदी यहाँ पर यमुना नदी से भी, ये भी यहाँ यमुना नदी से ही मिलती है, लेकिन यह यूपी के एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उससे मिलती है। तो उस दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम बताने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दुनिया भर में जो रोड एक्सीडेंट्स है वो 1.3 मिलियन के आसपास की उन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ हुई है, 50 मिलियन के आसपास इंजरीज हुई हैं। इसमें से इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टोटल कितने परसेंटेज का है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जो सी राजा गोपालाचारी जी हैं इनको याद किया गया इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, तो ये कौन सी बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल को क्लासिफाई किया जाता है 4 रैंक्स के अंदर, वो 4 रैंक्स के नाम बताना है आप लोगों को, नीचे कमेंट सेक्शन में अभी आपको चारों प्रकार बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1959 में सी राजा गोपालाचारी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन किया और उसके बाद इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये आरबीआई के कौन से एक्ट में मेंशन्ड है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ का ब्लैक बॉक्स यहां पर बनाया जा रहा है और अर्थ के ब्लैक बॉक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कहां पर, ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन इनको देखना मत, अगर आपने वीडियो अच्छे से सुना है तो इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो क्या क्या डिस्कशन किया हमने, केन बेतवा रिवर लिंकिंग इंटर प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में एक एक बातें जानी, राजा सी गोपालाचारी जी के बारे में हमने सारा डिस्कशन किया, एमपीसी रिपोर्ट के बारे में जाना, कोल स्टॉकिंग नॉर्म्स के बारे में हमने समझा, अर्थ के ब्लैक बॉक्स के बारे में हमने समझा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।